गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट भारत की भूगोल के एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक रहेगा हमारा भारत की मिट्टियाँ। पिछले वीडियो में हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार से पढ़ा था, जिसके अंतर्गत भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, उनका भौगोलिक वितरण, उनकी विशेषताएं। उसके बाद भारत में पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का विस्तार से अध्ययन किया था। अब भारत की मिट्टियों का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी भी क्षेत्र की मिट्टियाँ वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है। अर्थात किसी क्षेत्र में यदि मिट्टी उपजाऊ उर्वरक है तो वहाँ पर पैदा होने वाली विभिन्न प्रकार की फसलें और प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और उनकी प्रकार का निर्धारण होता है। इसलिए हमें मिट्टियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चूँकि मिट्टियों के निर्माण में एक लंबी अवधि लगती है और यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये अल्प समय में ही हमारे हाथ से निकल जाएगी। उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी उपजाऊपन क्षमता है, वो नष्ट हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता और उसकी मात्रा को प्रभावित करते हैं। आने वाले टॉपिकों में हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की मिट्टियों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, भारत में मिट्टियों के वितरण पर भौतिक कारक में भौतिक आकृति, जलवायु और वनस्पति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके अनुसार देश में मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी है, तो भारत में सबसे पहला मिट्टी का प्रकार है वो पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ। यानी जो पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का हिमालय प्रदेश है और दक्षिण का पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ पर जो पर्वतीय प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो कितने क्षेत्र पर पाई जाती है, उनका रंग, उनका गठन, उनकी उपजाऊ क्षमता कैसी है और उस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें और वनस्पति उगती है। लगभग 2.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर मिट्टियाँ विस्तृत है ये पर्वतीय प्रकार की, जिसमें 0.24 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टियाँ हैं। 1.6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टियाँ चरागाह मिट्टियाँ और 0.64 करोड़ हेक्टेयर पर क्षेत्र पर अवर्गीकृत पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अपरिपक्व यानी जो मिट्टी परिपक्व नहीं हो, जिसकी गहराई और मोटाई काफ़ी कम हो, उसको बोलते हैं अपरिपक्व मिट्टी। पतली व छिद्रमी मिट्टियाँ मिलती है। निचले ढालों व घाटियों में कहीं कहीं अधिक गहरी तथा उर्वरक या उपजाऊपन वाली मिट्टियाँ भी उपलब्ध होती है। मिट्टियों की रचना, कणों के आकार, फसल उत्पादन की विशेषता आदि के आधार पर पर्वतीय मिट्टियों को निम्नलिखित वर्गों में हम बांटते हैं। इसमें आग्नेय मिट्टियाँ, टर्सरी मिट्टियाँ और चूना व डोलोमाइट युक्त मिट्टियाँ, ये 3 प्रकार की ऐसी पर्वतीय मिट्टियाँ हैं जिसमें आग्नेय मिट्टियाँ कई क्षेत्रों में आग्नेय तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित ग्रेनाइट, रायोलाइट जैसी शैलें पाई जाती है, जिनके विघटन से इस मिट्टियों की रचना होती है। इनमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, अतः वे कृषि के लिए उपयुक्त है। टर्सरी मिट्टियाँ अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएगी। प्रायः ये पथरीली व कम गहरी होती है। घाटियों में ये अधिक मोटी परत युक्त होती है तथा चावल, आलू, चाय के लिए उपयुक्त होती है। ढालों पर सीढ़ियाँ बनाकर सोपानी कृषि की जाती है। दून, कांगड़ा, असम आदि घाटियों में इन्हें स्थानीय रूप में चाय वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो असम, पूर्वी भारत में असम और जो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की जो पर्वतीय पहाड़ी भागों पे मिट्टी पाई जाती है, वो इसी प्रकार की मिट्टी है और उसमें सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होने के कारण इसको चाय वाली मिट्टी भी कहते हैं। चूना व डोलोमाइट युक्त मिट्टियाँ, ये भी पर्वतीय मिट्टी का ही एक प्रकार है और ये मध्य हिमालय के ढालों पर चूना व डोलोमाइट शैलों की प्रधानता है। वर्षा के कारण ये घुलनशील तत्व बह जाते हैं और अनुपजाऊ बीहड़ उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी मिट्टियाँ केवल चीड़, साल आदि वृक्षों के लिए ही उपयुक्त होती है। अब देखेंगे ये भारत के मानचित्र में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ दी हुई है, जिसमें कांप, जलोढ़ मिट्टी, पीट मिट्टी, काली मिट्टी, काली लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन और पर्वतीय मिट्टी और तराई मिट्टी, ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण यहाँ दिया गया है। चूँकि भारत में सभी जगह एक ना तो एक जैसी जलवायु है, न ही एक जैसी भू आकृति है और न ही एक प्रकार की वनस्पति है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है।
दूसरा प्रमुख मिट्टी का प्रकार है उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ, यानी भारत का महान जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं और वहाँ उनकी क्या विशेषता रहेगी। उत्तरी विशाल मैदान की रचना सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई कांप या जलोढ़ मिट्टी से हुई है। देश के लगभग 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार है। इस मैदान में कांप के 400 मीटर से लेकर कई हजार मीटर गहरे निक्षेप पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ अभी भी निर्माण की अवस्था में हैं। उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रतिवर्ष वर्षा काल में बाढ़ के जल के कारण हजारों टन मिट्टी इस विशाल मैदान में बिछाती रहती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस तत्व की कमी होती है, तथापि ये बहुत ही उपजाऊ है। वर्षा की मात्रा का प्रभाव इन मिट्टियों के गुणों पर स्थानीय रूप से पड़ता है। तदनुसार इनमें क्षारीय तत्व, बालू व चीका के अनुपात तथा उर्वरता में भिन्नता आती है। इन मिट्टियों को निम्नलिखित उपवर्गों में रख सकते हैं। यानी उत्तर मैदान की जो कांप मिट्टियां हैं उसके अंतर्गत एक तो पुरातन कांप जिसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं यानी प्राचीन जलोढ़, दूसरा आ जाएगा इसमें नवीन जलोढ़ जिसको हम खादर मिट्टी भी कहते हैं, और तीसरा है डेल्टाई मिट्टी। तो जो उत्तर के महान मैदान में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है उसमें 3 प्रमुख प्रकार है, एक तो बांगर, खादर और डेल्टाई मिट्टी। बात करते हैं जो बांगर है या पुरातन जलोढ़ या पुरातन जो पुरानी मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं और नवीन मिट्टी को खादर कहते हैं, यही मूलभूत अंतर है। तो बांगर ये मिट्टियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। चीका व बालू की मात्रा समान होने के कारण ये दोमट कहलाती है। यानी दो प्रकार की जो मिट्टी होती है जिसमें बालू और चीका बराबर मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको दोमट कहते हैं। कहीं कहीं इनमें कंकड़ व चूने की डलिया भी पाई जाती है। ये आवरण क्षय से अधिक प्रभावित होती है। सोडियम व मैग्नीशियम लवणों के संचित हो जाने के कारण ये मिट्टियाँ ऊसर या अनुर्वर हो जाती है। नहरी सिंचाई के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में काफ़ी मिट्टी जो बंजर या ऊसर हो चुकी है। ऐसी मिट्टी जो ऊसर होती है जिसमें चूना पत्थर और सोडियम मैग्नीशियम के लवणों की प्रधानता पाई जाती है उसको रेह या कल्लर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर। पंजाब के कुछ भागों में चूनायुक्त मिट्टी मिलती है। अधिक खुरदरे तथा बड़े कणों वाली मिट्टी भूड़ कहलाती है। पंजाब में जो अधिक खुरदरे और बड़े कणों वाले जलोढ़ मिट्टी को भूड़ कहते हैं। बांगर मिट्टियों में गेहूं व गन्ने की अच्छी उपज होती है। अब खादर, नवीन जलोढ़ या कांप मिट्टी को खादर कहते हैं और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल भर जाता है वे खादर कहलाते हैं। यह मिट्टी हल्के रंग की व कम कंकरीली होती है। सूक्ष्म तथा नई कांप का लगातार निक्षेपण या जमाव होने के कारण इसमें चीका की मात्रा अधिक होती है, अतः इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इनमें उर्वरकों का उपयोग कम करना होता है। रबी की फसलों के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। तीसरी कांप होती है डेल्टाई कांप। डेल्टा के निकट बहुत कम ढाल होने के कारण नदियों का प्रवाह रुक जाता है तथा वे निरंतर निक्षेप कार्य करती है। ये मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अनेक लवण व रासायनिक पदार्थों को घोल लाती है। यह मिट्टी छिद्रमयी तथा हल्के कण वाली होती है। इनमें चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ने व तिलहन की अच्छी पैदावार होती है। डेल्टा के उच्च भागों में पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है, उसे राहाड कहते हैं। निम्न भागों में नवीन कांप मिट्टी मिलती है।